इस सेक्शन में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिकल यूजेस पढ़ेंगे। पहले बैटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोरोजन के बारे में देखेंगे। तो बैटरीज़ दो तरह की होती हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी, प्राइमरी बैटरीज़ और सेकेंडरी बैटरीज़। प्राइमरी बैटरीज़ ऐसी बैटरीज़ हैं जिनको हम एक बार यूज़ करके दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल है ड्राई सेल, बाजार से ख़रीदा, यूज़ किया, फेंक दिया। सेकेंडरी बैटरीज़ ऐसी बैटरीज़ हैं जिनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी, जिसको हम लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, या मोबाइल फ़ोन की बैटरी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। प्राइमरी बैटरी में सबसे पहले ड्राई सेल को देखते हैं। तो ड्राई सेल में मेरा एनोड जिंक का बना होता है। ये बाहर एक ड्रम होता है जिंक का, जिसके अंदर कैथोड पे कनेक्शन देने के लिए एक ग्रेफाइट रॉड होती है, और जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है वो मैंगनीज ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन ब्लैक का पेस्ट होता है। यहाँ पर अगर मैं सेल रिएक्शन देखूं तो एनोड पे जिंक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देता है। कैथोड पे मैंगनीज ऑक्साइड, कार्बन यहाँ पर रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, उसका काम खाली ग्रेफाइट रॉड का, और जो यहाँ कार्बन ब्लैक है इसका काम खाली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस प्रोवाइड करना है। अल्टीमेटली जो कैथोड का रिएक्शन है वो पेस्ट के अंदर ही हो रहा होता है, और यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड के अमोनियम आयंस के साथ रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रॉन लेकर के MnOOH प्लस अमोनिया बना देता है। इस सेल का जो EMF है वो 1.5 वोल्ट होता है। एक और कॉमन प्राइमरी बैटरी जो है वो मरकरी सेल है, जिसे हम लोग बटन सेल बोलते हैं। इसमें एनोड जिंक मरकरी का एमलगम होता है। कैथोड पे मर्क्यूरिक आयोडाइड का पेस्ट होता है कार्बन के साथ, और इलेक्ट्रोलाइट KOH और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट होता है। एनोड पे जो रिएक्शन होता है वहाँ पे जिंक, जो कि मरकरी के साथ एमलगम बना करके है, 2 OH माइनस आयंस के साथ, जो कि KOH से आते हैं, रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देता है। कैथोड पे जो ये मरकरी का ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये वाटर और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करके मरकरी लिक्विड प्लस 2 OH माइनस दे देता है। तो अगर मैं नेट रिएक्शन लिखूं तो वो जाएगा जिंक, जो कि मरकरी के एमलगम के फॉर्म में है, ये HgO के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी दे रहा है। इस सेल का जो EMF है वो 1.35 वोल्ट होता है। ये दो प्राइमरी बैटरीज हैं। इसके अलावा सेकेंडरी बैटरीज देखें, यानी कि ऐसी बैटरीज जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, तो उनमें सबसे कॉमन जो सेकेंडरी बैटरी है वो लेड स्टोरेज बैटरी है। हम इसको कार में यूज़ करते हैं, इन्वर्टर्स में यूज़ करते हैं, कहीं पर भी हैवी ड्यूटी चार्ज की ज़रूरत होती है इसको यूज़ करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी में जो मेरा एनोड होता है वो लेड होता है। कैथोड में लेड का ऑक्साइड होता है PbO2, ये हालांकि लेड की ग्रिड के साथ होता है, और इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 का सल्यूशन होता है। यहाँ पर दो तरह के रिएक्शन होंगे।
डिस्चार्जिंग, यानी कि जहाँ पर ये बैटरी की तरह से काम कर रहा है, यानी कि जब ये एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, वहाँ पर एनोड पे जो लेड की ये रॉड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयंस के साथ रिएक्ट करके PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देती है। कैथोड पे PbO2 लेड का ऑक्साइड सल्फेट आयंस और H प्लस आयन के साथ मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और ये PbSO4 सॉलिड प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल दे देता है। इस सेल का EMF जो है वो 2 वोल्ट का होता है। जब मैं सेल को यूज़ करता हूँ तो सेल में जितना भी H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है वो लेड और लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट बना लेता है। इलेक्ट्रोलाइट में H2SO4 की डेंसिटी कम होती जाती है, वो वाटर बनता जाता है और जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो लेड और लेड ऑक्साइड के यहाँ पे लेड सल्फेट बन जाते हैं। जब मुझे इसकी वापस चार्जिंग करनी होती है तो जस्ट जब हम करंट पास करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन हो जाते हैं। इस बार एनोड पे ये ध्यान देना, जो पिछली बार कैथोड था, कैथोड वो जगह है जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, अब वही वाला साइड एनोड बन जाएगा, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर लेड सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट करके PbO2 प्लस सल्फेट आयन प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा और कैथोड पे वहाँ पर भी लेड सल्फेट ही है, ये उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके लेड और सल्फेट आयन दे देगा। इस तरीके से जो मेरा डिस्चार्जिंग का रिएक्शन था, चार्जिंग में वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा और मेरे पास लेड और PbO2 रीजनरेट हो जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट में वापस से सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। एक और कॉमन सेकेंडरी बैटरी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है निकल कैडमियम सेल, जो ड्राई सेल जैसी ही देखने में होती है पर रिचार्जेबल होती है। हमने रिचार्जेबल बैटरीज देखी होंगी। यहाँ पर कैडमियम और निकल का हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और जो केमिकल रिएक्शन होता है वो होता है कैडमियम प्लस निकल OH थ्राइस, यानी कि ट्राईवैलेंट निकल के हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके कैडमियम ऑक्साइड प्लस NiOH होल ट्वाइस, यानी कि डाईवैलेंट निकल हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल देते हैं और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल देते हैं। इसको हम जब ये डिस्चार्जिंग का रिएक्शन है, जब रिचार्ज करेंगे तो इसी का रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो एक आजकल नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो करके आ रही है वो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है। ये जो भी हम लोगों ने अभी सेल्स देखे, चाहे निकल कैडमियम हो या जिंक मरकरी हो या ड्राई सेल हो या लेड हो, ये सब जिंक मरकरी लेड निकल कैडमियम जैसे हैवी मेटल्स पे बेस्ड हैं, जो कि पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं और ईजिली अवेलेबल भी नहीं है। तो लोगों ने सोचा क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जो नेचर में अवेलेबल फ्यूल्स हैं, जिनको नॉर्मली अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ तो हीट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं, उसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को यूज़ करके मैं इन फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लूँ। तो इस कंसेप्ट को लेकर के जो सेल्स बने उनको फ्यूल सेल्स कहते हैं। इनमें जो सबसे कॉमन और सबसे ईजिली यूज्ड फ्यूल सेल है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। इसमें एनोड वाली साइड पर हाइड्रोजन और कैथोड वाली साइड पर ऑक्सीजन भेजी जाती है। जो केमिकल रिएक्शन होता है वो ये होता है, एनोड पे हाइड्रोजन गिव्स 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैथोड पे ऑक्सीजन गेन्स 4 प्रोटॉन्स
and 4 electrons to give 2H2O। यानी कि अगर मैं इस पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएं, तो जो नेट रिएक्शन होगा वो होगा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो इस रिएक्शन में जो मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस हो रही है। और इसकी ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ फ्यूल सेल है वाटर, वो पोल्यूशन फ्री है। जो मेरे रिएक्टेंट हैं वो ईजिली अवेलेबल हैं, वो जिंक या मरकरी या कैडमियम की तरह से लेस अबंडेंट नहीं है। और जो नॉर्मल किसी भी फ्यूल को जला करके, सपोज करो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन ये भी है ना कि मैं फ्यूल को बर्न करूं, हीट प्रोड्यूस करूं, उससे स्टीम बनाऊं, टरबाइन चलाऊं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाऊं, उससे जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनती है जो फ्यूल सेल्स हैं उससे ज़्यादा एफिशिएंट हैं, इसलिए ये उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। कोरोजन इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ कोरोजन है वो कोरोजन ऑफ आयरन है। तो आज इस क्लास में हम लोग कोरोजन ऑफ आयरन को एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की तरह से देखेंगे। तो क्या हो रहा है, आयरन है जिसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है। तो अगर मैं एनोड हाफ सेल की तरह से देखूं तो एनोड पे आयरन जो हो जाएगा वो ऑक्सीडाइज होकर के Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 वोल्ट है। दूसरा, कैथोड वाली साइड पे देखूं तो कोरोजन के लिए मुझे एयर से ऑक्सीजन मिल जाती है और प्लस वाटर इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वाटर जो है वो एयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि H+ आयन दे देता है। तो ऑक्सीजन 4H+ आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करके 2 वाटर के मॉलिक्यूल दे देती है। इसका जो E0 वैल्यू है वो 1.23 वोल्ट है। तो नेट रिएक्शन अगर मैं देखूं तो क्या होगा, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H+ विल गिव 2Fe2 प्लस 2H2। इस रिएक्शन के लिए E0 वैल्यू E राइट माइनस E लेफ्ट या E कैथोड माइनस E एनोड होगी। तो 1.23 माइनस 0.44, तो ये 1.67 वोल्ट है। अब तुमको मालूम है कि डेल्टा जी की वैल्यू -NFE है। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए देखूं, डेल्टा जी नॉट कर लूं, NFE नॉट कर लूं, तो इसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -4 × 96500 × 1.67 हो जाएगी। ये हाईली नेगेटिव डेल्टा जी है, इसीलिए आयरन आराम से एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये जो ऑक्सीडाइज्ड आयरन है Fe2+, ये एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली Fe2O3.XH2O बना लेता है। अब मॉडर्न साइंस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी तरीके से कोरोजन को रोक सकें। तो हम देखते हैं कि कोरोजन को प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके हैं। पहला है कवरिंग ऑफ सरफेस बाय पेंट। तो मेरे पास कोई मेटालिक बॉडी है, उसको पेंट कर देंगे तो एयर और मेटल के बीच का कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा और इसलिए कोरोजन रुक जाएगा। ये एक टेम्पररी तरीका है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं से पेंट छूट जाता है और कोरोजन हो जाता है। दूसरा तरीका है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि मेटल की सरफेस को, जैसे सपोज करो मेरे पास आयरन की कोई चीज़ है, जैसे सपोज करो मेरे पास आयरन की एक बाल्टी है, तो उसके ऊपर जिंक जैसे किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की पतली सी कोटिंग करते हैं। तो जहाँ पर भी कोरोजन होना होता है वहाँ पे आयरन के कंपैरिजन में जिंक रिएक्ट कर जाता है। तो नेट खाली जो मेरा बाल्टी है उसकी सरफेस पे लगा हुआ जिंक ही कोरोड करता है, जो उसकी मेन बॉडी है वो प्रोटेक्ट हो जाती है।
थर्ड तरीका है सेक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड्स का। ये टिपिकली जैसे पाइपलाइंस वगैरह होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इस तरीके में क्या करते हैं कि सपोज करो ये मेरी कोई गैस पाइपलाइन जा रही है जो कि आयरन की बनी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, बीच में एक जगह पर एक वायर लगा करके इसमें कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे मान लो मैग्नीशियम की एक प्लेट लगा दूंगा। तो अब मान लो यहाँ कहीं पर कोरोजन हुआ और यहाँ पे जो आयरन था वो Fe2+ में कन्वर्ट हुआ। तो मैग्नीशियम चूंकि आयरन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो Mg2+ में कन्वर्ट होकर के 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस सर्किट के थ्रू मूव करके इस Fe2+ से रिएक्ट करेंगे और इस Fe2+ को वापस आयरन में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि इस पाइपलाइन में जहाँ पर भी कोरोजन हो रहा होगा वो कोरोजन वहाँ पर ठीक हो जाएगा, और उसके बदले में मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रोड है ये कोरोड होने लगेगा। तो जैसे मान लो कोई गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, तो पाइपलाइन तो ज़मीन के अंदर है, उसमें कहाँ कहाँ कोरोजन हो रहा है ये देख पाना बहुत मुश्किल है। तो क्या करते हैं, हर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पर ये सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं और इसको टाइम टाइम पर देखते रहते हैं। जैसे जैसे कोरोजन होता जाता है वैसे वैसे ये इलेक्ट्रोड कोरोड करते जाते हैं, और जब एकदम ख़त्म होने को आते हैं तो उसको चेंज करके दूसरा इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो इस तरीके से पाइपलाइन कभी भी नहीं कोरोड होती, खाली ये मैग्नीशियम की जो प्लेट है यही कोरोड होती है और पाइपलाइन में कोरोजन बच जाता है। इन तरीकों से हम लोग कोरोजन को कम कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं और उससे होने वाले डैमेज को ख़त्म कर सकते हैं।